नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोविड-19 विशेष प्रोत्साहन पैकेज में छोटे उद्योगों के लिए बिना किसी जमानत के 3 लाख करोड़ रुपए के ऋण देने की घोषणा। केंद्र सरकार के 24% ईपीएफ योगदान को 3 और महीने के लिए बढ़ाया गया। 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। प्रदेश में प्रवासी कामगारों में कोविड-19 संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े, 332 को संक्रमित पाया गया। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 953 हुई। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कोरोना जांच की क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 10,000 करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत सरकार ने पहले प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री द्वारा घोषित वित्तीय पैकेज के विवरण दिए। 20 लाख करोड़ रुपए यानी देश के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर के इस पैकेज से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, एमएसएमई, श्रमिकों, मध्यम वर्ग और उद्योगों समेत समाज के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा। इसके अंतर्गत 6,40,000 करोड़ रुपए के 15 विशेष वित्तीय पैकेजों की घोषणा की गई, जो एमएसएमई, विद्युत वितरण कंपनियों, रियल एस्टेट, मध्यम वर्ग, करदाताओं और अन्य लोगों से संबंधित हैं। एक ऐतिहासिक फैसले में एमएसएमई का दायरा बढ़ा दिया गया है और छोटे तथा सूक्ष्म उद्यमों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव के फैसले से इस क्षेत्र की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा क्षमता में बढ़ोतरी होगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को जोरदार बढ़ावा देने के प्रयास के तहत 3 लाख करोड़ रुपए के ऋण बिना किसी जमानत के देने और 12 महीने तक इस पर ब्याज या मूलधन की वापसी न करने की घोषणा की है। इस ऋण से 45 लाख छोटी और मंझोली इकाइयों को फायदा होगा। विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी। पहला 1 वर्ष उनको जिनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इस पे छूट रहेगी। 20,000 करोड़ रुपए के एक अन्य पैकेज से आर्थिक संकट से गुजर रही 2 लाख इकाइयों को लाभ होगा। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि इक्विटी के माध्यम से एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। घरेलू कंपनियों के लिए नए अवसरों की घोषणा करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि सरकारी खरीद के तहत 200 करोड़ रुपए की खरीद वैश्विक निविदा प्रणाली के जरिए नहीं की जाएगी। एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में स्रोत पर कर की कटौती और स्रोत पर कर संग्रह अगले वर्ष 31 मार्च तक घटाकर 25% कर दिया गया है। इस फैसले से आम लोगों को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक नगद राशि उपलब्ध हो सकेगी। आयकर विवरणी भरने की अंतिम तारीख इस साल 30 नवंबर कर दी गई है। इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट थी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा और टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा। विवाद से विश्वास स्कीम बजट के समय भी हम लाए थे, लेकिन इन अभूतपूर्व परिस्थितियों के चलते इसको भी जिनको पेमेंट करनी है, कोई अतिरिक्त पेमेंट ना किए बिना इसको 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया। वहीं सरकार के 24% ईपीएफ योगदान को 3 और महीने के लिए बढ़ाया गया है। श्रमिकों के वेतन का 12% ईपीएफओ में जमा कराने की अवधि 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। इससे पहले सरकार ने मार्च में घोषणा की थी कि श्रमिकों की भविष्य निधि की राशि का मई तक भुगतान किया जाएगा। कर्मचारी के हाथ में भी कैसे ज्यादा हो, इसमें भी एक बड़ी राहत देने का प्रयास इसने किया है। जिनका ईपीएफ का योगदान है
वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 12% से कम करके 10% अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। इससे कर्मचारी भी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा, लेकिन जो सरकारी हमारी संस्थान है, सेंट्रल PSCs हैं, इनके लिए 12% ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इससे कुल मिलाकर 6,750 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सपोर्ट इनको मिलेगा और एक तरह से 6,750 करोड़ रुपया ज्यादा इनके हाथ में आएगा। वित्त राज्य मंत्री ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि इससे 72 लाख मजदूरों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि EPF जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12% भारत सरकार देगी और ये पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इसका लाभ बिहार के लघु और मझौली औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 5,200 लघु और मझौले उद्योग हैं, जिसमें लगभग 94,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि MSME की परिभाषा बदलकर 20 करोड़ रुपए तक के निवेश और 100 करोड़ रुपए तक टर्नओवर करने का सर्वाधिक लाभ भी बिहार की MSME इकाइयों और सेवा क्षेत्र को मिलेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आर्थिक पैकेज को समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि गरीबों के लिए यह वरदान साबित होगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में यह पैकेज मील का पत्थर साबित होगा और इससे रोजगार के नए नए अवसर सृजित होंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि आर्थिक पैकेज से लोकल ब्रांड के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे घरेलू बाजार मजबूत होगा। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद RCP सिंह ने कहा है कि आर्थिक पैकेज से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे जनता को कोरोना के समय में आर्थिक राहत और मदद भी मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF की सभी कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह फैसला देश भर में CAPF की सभी कैंटीन में 1 जून से लागू होगा। इसके तहत लगभग 28 अरब रुपए के सामान की खरीद की जाएगी। श्री शाह ने कहा कि CAPF के लगभग 10 लाख कर्मियों के 50 लाख परिजन इन स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे। गृह मंत्री ने सभी नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये पीछे रहने का नहीं, बल्कि संकट को अवसर में बदलने का समय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से प्रदेश में कोरोना जांच की क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 10,000 करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी को लेकर समीक्षा बैठक में हर जिले में जांच केंद्र खोलने का भी निर्देश दिया। इधर बिहार लौट रहे प्रवासी कामगारों में संक्रमण की पुष्टि के बाद कोरोना संक्रमण की संख्या में तेजी से उछाल आया है। अब तक 332 कामगारों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। इनमें से 277 कामगार ऐसे हैं जो 3 मई के बाद अपने जिलों में लौटे हैं। मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रदेशों से लौट रहे व्यक्तियों के लिए क्वारेंटाइन सेंटरों में नागरिक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि क्वारेंटीन सेंटर में रहने वाले व्यक्तियों की नियमित और योजनाबद्ध ढंग से जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन में श्रमिकों को रोजगार, गरीबों को राशन कार्ड, फसल क्षति अनुदान का शीघ्र वितरण, नए लाभुकों को पेंशन और कोरोना जांच की क्षमता विस्तार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 74 नए मरीजों के मिलने के साथ कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या 953 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि बुधवार को 17 जिलों में 74 नए मरीज मिले। इनमें पटना के 9 लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा नवादा से 9, बेगूसराय और भोजपुर में 7-7, मुंगेर और भागलपुर में 6-6, सीवान और बांका में 4-4, खगड़िया, रोहतास, सुपौल, बक्सर और मुजफ्फरपुर में 3-3, गोपालगंज में 2, मधुबनी, लखीसराय, औरंगाबाद, कैमूर और पूर्वी चंपारण में 1-1 नए मरीज मिले हैं।
उन्होंने कहा कि इन कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में एक IAS अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 386 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इधर देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 78,003 हो गई है। इनमें 26,235 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि इस महामारी से 2,549 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं देश के विभिन्न अस्पतालों में 49,219 लोगों का फिलहाल इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि अब देश में 900 विशेष कोविड चिकित्सालय काम कर रहे हैं। इनमें 1,80,000 बेड उपलब्ध हैं। इसके अलावा 1,29,000 बेड की सुविधा वाले 2,040 विशेष कोविड स्वास्थ्य केंद्र, 8,708 क्वारेंटीन केंद्र और 5,577 कोविड देखभाल केंद्र भी देश भर में कार्य कर रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सुरक्षित दूरी, साफ सफाई और खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल रखने की आदतें अपनाने का सुझाव दिया है। कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका समझना और उसको फॉलो करना, और ये सब चीजें समझना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि ये वायरस इन्फेक्शन बहुत महीनों तक रहने वाला है। जब तक कि पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो जाती या फिर कोई वैक्सीन नहीं आ जाती इन्फेक्शन की। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि भारत कोविड-19 से निपटने और अब तक के उपायों के परिणाम के मामले में विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी अच्छी स्थिति में है। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने लॉकडाउन के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि आज से रेस्टोरेंट खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी कर सकते हैं। उन्होंने निबंधित किताबों की दुकानों को सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोलने की अनुमति दे दी है। रेलवे ने यात्राओं के लिए 22 मई से वेटिंग लिस्ट टिकट जारी करने का फैसला किया है। कुछ समय के लिए लोगों को चल रही विशेष ट्रेनों में ये टिकट मान्य होंगे। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन रेलगाड़ियों में वेटिंग टिकट कुछ ही दिनों के लिए होंगे। इस महीने की 22 तारीख से शुरू यात्रा के लिए 15 मई से बुक किए गए टिकटों में बदलाव लागू होंगे। चूंकि विशेष ट्रेनों के लिए आरक्षण की अधिकतम अवधि 7 दिन रखी गई है, इसलिए यात्री 15 मई से वेटिंग लिस्ट के लिए टिकट बुक करा सकेंगे। इन ट्रेनों में कोई RAC टिकट नहीं होगा। इधर नागरिक उड्डयन मंत्रालय 19 मई से घरेलू हवाई यात्रा आंशिक रूप से शुरू करने की कार्य योजना पर काम कर रहा है। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिन्दी के जाने माने साहित्यकार और आलोचक डॉक्टर नंद किशोर नवल के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि उनके निधन से हिन्दी साहित्य को अपूरणीय क्षति पहुंची है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। प्रदेश के अराजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों को भी नियत वेतन की जगह वेतनमान मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है। यह वेतनमान 1 जुलाई 2015 से प्रभावी माना जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है। अखबारों ने आर्थिक पैकेज के विभिन्न आंकड़ों और घोषणाओं को ग्राफिक्स के रूप में प्रकाशित किया है। आर्थिक पैकेज को संजीवनी बताते हुए हिन्दुस्तान ने लिखा है, छोटे और मंझोले उद्योगों को आसान कर्ज। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रवासी कामगारों की हो रही योजनाबद्ध टेस्टिंग। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बिहार के कारखानों में 3 साल अब 8 नहीं 12 घंटों का शिफ्ट। प्रभात खबर की सुर्खी है, SSB के जवानों ने बदल दी क्वारंटीन सेंटर की सूरत। दैनिक आज ने लिखा है, विधायक की गाड़ी से मिली शराब, 4 गिरफ्तार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, कोविड-19 विशेष प्रोत्साहन पैकेज में छोटे उद्योगों के लिए बिना किसी जमानत के 3 लाख करोड़ रुपए के ऋण देने की घोषणा।
केंद्र सरकार के 24% ईपीएफ योगदान को 3 और महीने के लिए बढ़ाया गया। 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। प्रदेश में प्रवासी कामगारों में कोविड-19 संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े, 332 को संक्रमित पाया गया। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 953 हुई। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कोरोना जांच की क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 10,000 करने के दिए निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।